सोचिए, आप अपने ही घर में चैन से सो रहे हैं। अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आपकी 14 साल की बेटी अपने कमरे में खून से लथपथ मिलती है। पुलिस से लेकर पूरा देश आपके नौकर को इसका जिम्मेदार मान लेता है। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद एक ऐसी चीज सामने आती है जो इस केस को इंडियन हिस्ट्री की सबसे खौफनाक और उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री बना देती है। उसी नौकर की बेजान लाश आपकी ही लॉक्ड छत यानी टेरेस पर मिलती है। पुलिस कहती है कि खून खुद माँ बाप ने किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की दूसरी टीम कहती है कि खून नौकरों ने किया है। तो आखिर सच क्या है? आज हम नोएडा के L32 जलवायु विहार के उस बंद दरवाजे के पीछे का सच जानेंगे। एक ऐसी काली रात जहां इंटरनेट राउटर के लॉग्स, एक गायब विस्की की बोतल और एक रहस्यमयी पर्पल पिलो केस यानी एक बैंगनी तकिया इस पूरी कहानी को पलट देते हैं। और हाँ, वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बोनस लेकर आया हूँ जो आपको इस केस की सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि हमारा इंडियन जस्टिस सिस्टम आज तक ये बात नहीं जान पाया। कहानी शुरू होती है 15 मई 2008 से। नोएडा के एक अपर मिडिल क्लास फ्लैट में डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार रहते थे। एक परफेक्ट फैमिली। उनकी बेटी आरुषि का 14वां बर्थडे सिर्फ 8 दिन दूर था। उस शाम आरुषि को एक गिफ्ट मिलता है, सोनी का एक नया डिजिटल कैमरा। रात 10:10 PM। आरुषि बहुत खुश थी। उसने अपने नए कैमरे से अपनी और अपने पेरेंट्स की 23 फोटोज क्लिक की। ये उसकी आखिरी मुस्कुराहट थी। रात 10:30 PM उनका लिव इन नौकर हेमराज अपना खाना निकालता है, पर उसे खाता नहीं है। उसका बिस्तर अगली सुबह वैसा ही बिना सिलवटों के मिलता है, यानी हेमराज उस रात सोया ही नहीं। लेकिन सबसे बदतर रहस्य छिपा है एक छोटी सी मशीन में, उनके घर का इंटरनेट राउटर। तलवार कपल के मुताबिक वो रात 11:30 से 12 बजे के बीच सो गए थे। पोस्टमार्टम के हिसाब से आरुषि और हेमराज का खून रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हुआ, लेकिन फॉरेंसिक डेटा कुछ और ही कहता है। आरुषि के कमरे में रखा इंटरनेट राउटर सुबह 3:43 AM पर मैनुअली स्विच ऑफ किया गया था। अगर 1 बजे मर्डर हो चुका था तो 3:43 AM पर राउटर किसने बंद किया? क्या कातिल तब तक उसी घर में था? 16 मई की सुबह, वक्त करीब 6 बजे, काम करने वाली मेड भारतीय L32 के दरवाजे पर पहुंचती है। आमतौर पर दरवाजा हेमराज खोलता था, पर आज ऐसा नहीं हुआ। बाहर का लकड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का लोहे का जालीदार दरवाजा बाहर से लॉक था। नूपुर तलवार बालकनी से भारती को चाबी नीचे फेंकती है। जब भारती अंदर पहुंचती है तो एक ऐसा मंजर देखती है जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। आरुषि अपने बिस्तर पर बेजान थी। उसका गला किसी धारदार हथियार से सर्जिकल प्रिसिशन के साथ काटा गया था। तलवार दंपत्ति फूट फूट कर रो रहे थे और उनका नौकर हेमराज गायब था। यहां से शुरू होता है इंडियन फॉरेंसिक हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर। मर्डर के बाद सबसे पहला रूल होता है क्राइम सीन को सील करना, लेकिन नोएडा पुलिस ने जो किया वो किसी मजाक से कम नहीं था। सुबह 8 बजते बजते उस छोटे से फ्लैट में 15 से ज्यादा लोग, आसपास वाले, रिश्तेदार और मीडिया वाले, आरुषि के कमरे में बेरोक टोक घूम रहे थे। फर्श पर बिखरे सबूत, DNA सैंपल्स, सब कुछ जूतों के नीचे कुचला जा रहा था। फॉरेंसिक टीम के नाम पर कांस्टेबल चुन्नीलाल गौतम वहां पहुंचते हैं। वो क्राइम सीन से 26 फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं, लेकिन बाद में CBI जांच में पता चलता है कि उनमें से 24 फिंगरप्रिंट्स इतने गलत तरीके से कलेक्ट किए गए थे कि वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सका। सिर्फ यही नहीं, घर के डाइनिंग एरिया में लकड़ी के पैनल के पीछे एक मिनी बार था। वहां पुलिस को एक विस्की की बोतल मिलती है। इस बोतल पर आरुषि और हेमराज दोनों के खून के निशान थे। इसका सीधा मतलब था कि कातिल को इस छुपे हुए मिनी बार के बारे में पता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए। उन्होंने इस बोतल से ब्लड सैंपल तक लेना जरूरी नहीं समझा। अब आते हैं सबसे भयानक चूक पर। घर की छत पर जाने वाले रास्ते पर खून से सने जूतों के निशान थे। छत के दरवाजे के हैंडल पर खून लगा था और वो दरवाजा लॉक था।
किसी भी नॉर्मल इंसान का पहला रिएक्शन होगा उस ताले को काट कर खोलना। लेकिन नोएडा पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं। पूरा 16 मई का दिन बीत गया। पुलिस और मीडिया की थ्योरी बन चुकी थी कि हेमराज ही असली कातिल है और वो आरुषि को मारकर नेपाल भाग गया है। तलवार परिवार ने तो हेमराज को खोजने के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। अगला दिन 17 मई, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर केट के गौतम तलवार परिवार से मिलने आते हैं। उनकी नजर उस रास्ते और खून के निशानों पर जाती है। उनके जोर देने पर आखिरकार पुलिस छत का ताला कटवाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, बदबू का एक तेज झोंका आता है। छत पर रखे कूलर के पैनल को जब हटाया जाता है तो उसके नीचे एक बेजान लाश मिलती है। ये लाश उसी हेमराज की थी जिसे पूरी दुनिया पिछले 24 घंटों से कातिल मान रही थी। हेमराज का गला भी ठीक उसी सर्जिकल तरीके से काटा गया था जैसे आरुषि का। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज भी मारा गया है तो फिर वो तीसरा इंसान कौन था जो उस रात उस घर में मौजूद था और उसने बाहर से ताला कैसे लगाया? यहां से इन्वेस्टिगेशन दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। दो सीबीआई टीम्स, दो अलग थ्योरीज। थ्योरी 1, दी पेरेंट्स। दूसरी सीबीआई टीम का मानना था कि ये एक ऑनर किलिंग थी। अब यहां एक बहुत अहम सवाल आता है। आप सोचेंगे कि पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि बाहर का जाली वाला दरवाजा बाहर से लॉक था, तो फिर घर अंदर से लॉक कैसे हुआ? सीबीआई टीम ने इस उलझन को ऐसे समझाया। सीबीआई के हिसाब से कातिल बाहर से नहीं आया था, वो घर के अंदर ही था। थ्योरी के मुताबिक कातिल ने पहले बाहर का जाली वाला दरवाजा बाहर से लॉक किया, फिर उस ताले की चाबी हेमराज के कमरे में रख दी। इसके बाद वो हेमराज के सर्वेंट रूम वाले रास्ते से वापस फ्लैट के अंदर आ गए और सर्वेंट रूम को अंदर से बंद कर लिया। यानी सीन ऐसा बनाया गया जैसे कातिल बाहर से आया हो, लेकिन असल में सब कुछ अंदर वालों का ही किया धरा था। उनका दावा था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को किसी ऑब्जेक्शनेबल हालत में देख लिया। गुस्से में आकर उन्होंने पहले राजेश के गोल्फ सेट के नंबर 4 आयरन क्लब से उनके सिरों पर वार किया और फिर एक सर्जिकल स्कैल्पल से दोनों के गले काट दिए। क्योंकि दोनों पति पत्नी डेंटिस्ट थे, उन्हें ऐसे प्रिसाइज कट्स लगाने की आदत थी। थ्योरी 2, नौकर। लेकिन पहली सीबीआई टीम की स्टोरी बिल्कुल अलग थी। उनका शक 3 नौकरों पर था। इनमें सबसे अहम नाम था कृष्णा। अब यह कृष्णा कौन था? कृष्णा डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में उनका असिस्टेंट था। उसके साथ 2 और नौकर शामिल थे, राजकुमार और विजय मंडल। इन तीनों का नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इन टेस्ट्स में उन्होंने कन्फेस किया कि वो उस रात हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे। उन्होंने आरुषि के कमरे में जाने की कोशिश की। हेमराज ने रोका और इस हाथापाई में दोनों का खून हो गया। और हथियार था एक खुकरी, जो एक नेपाली ब्लेड होता है। लेकिन एक चीज जिसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया वो था एक पर्पल पिलो केस, यानी एक बैंगनी तकिया। ये तकिया कृष्णा के कमरे से मिला था जिस पर हेमराज का डीएनए था। ये अल्टीमेट सबूत था जो कृष्णा को इस खून से सीधा जोड़ता था। लेकिन अचानक सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर थी। उनका कहना था कि तकिया आरुषि के कमरे से मिला था, बस कागजों पर लेबल गलत लग गया। इस एक स्टेटमेंट ने नौकर थ्योरी को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्या यह सच में एक टाइपिंग मिस्टेक थी या सबूतों के साथ कोई हेराफेरी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में एक स्पेशल बोनस का वादा किया था, अगर आप इस केस की उलझनों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म तलवार जरूर देखिए। इसमें हमारे बेहद टैलेंटेड और सबके चहेते एक्टर लेट इरफान खान ने इन्वेस्टिगेशन को लीड किया है। यह फिल्म आपको इस केस की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाएगी जो शायद न्यूज चैनल्स ने कभी नहीं बताई। तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। चलिए अब वापस अपनी इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। यह सिर्फ एक कोर्ट का ट्रायल नहीं था, यह था ट्रायल बाय मीडिया। 24 घंटे न्यूज चैनल्स को एक परफेक्ट मसाला मिल गया था। बिना किसी सबूत के मीडिया ने तलवार्स को एक मोरली करप्ट कपल बना दिया। वाइफ स्वैपिंग की झूठी अफवाहें चलाई गई। एक 14 साल की बच्ची जो दुनिया से जा चुकी थी,
उसके प्राइवेट ईमेल्स टीवी पर सुनाए गए और उसके कैरेक्टर पर गंदे इल्जाम लगाए गए। ऑथर अवीक सेन ने अपनी बुक आरुषि में इस केस के साइकोलॉजिकल टॉर्चर को डासना डायरीज का नाम दिया। राजेश और नूपुर तलवार ने 4 साल डासना जेल में बिताए। एक पॉइंट पर सीबीआई ऑफिसर ने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए hemraj.jalwayuvihar@gmail.com के नाम से एक फेक ईमेल आईडी बनाकर पेरेंट्स को मेल्स भेजे। यह सिस्टम का एक ऐसा चेहरा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई की लॉक्ड हाउस थ्योरी गलत थी। बाहर से किसी के आने की गुंजाइश थी और एविडेंस इतने कमजोर थे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आज केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तलवार जेल से बाहर हैं, पर उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। हेमराज का परिवार नेपाल में आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। शुरुआती 48 घंटों की पुलिस की लापरवाही ने इस देश से 2 जिंदगियों का सच हमेशा के लिए छीन लिया। आज भी नोएडा के L32 अपार्टमेंट की खामोशी एक ही सवाल पूछती है, उस रात आरुषि और हेमराज को किसने मारा? आइए इस वीडियो को खत्म करने से पहले इन दोनों थ्योरीज को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ हैं पेरेंट्स, दूसरी तरफ नौकर, और दोनों तरफ के सवाल आपको बेचैन कर देंगे। पॉइंट 1, पेरेंट्स थ्योरी कहती है कि घर अंदर से लॉक था। कोई बाहर का इंसान बिना ताला खोले या जबरदस्ती किए बिना अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन नौकर थ्योरी इसका बहुत आसान जवाब देती है। हेमराज कृष्णा और बाकी नौकरों को जानता था। हो सकता है हेमराज ने खुद ही अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोला हो। पॉइंट 2, नौकरों पर शक इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने नार्को टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तीनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन पेरेंट्स पर शक करने वाले पूछते हैं कि नौकरों का हथियार तो खोखरी था। आरुषि और हेमराज के गले पर जो कट था वो इतना सटीक था जो सिर्फ कोई डॉक्टर या सर्जन ही लगा सकता है, जैसे कि डेंटिस्ट पेरेंट्स। पॉइंट 3, पेरेंट्स का बर्ताव। मर्डर उनके बिल्कुल साथ वाले कमरे में हुआ, लेकिन उन्हें कुछ आवाज नहीं आई और आरुषि की बॉडी को मर्डर के बाद साफ किया गया था। ऐसा कोई बाहरी इंसान क्यों करेगा? पेरेंट्स का कहना था कि उनके कमरे का एसी बहुत आवाज करता था। लेकिन यहां सबसे भयानक सवाल आता है, वो बैंगनी तकिया। अगर पेरेंट्स ने मर्डर किया तो हेमराज के खून से सना वो तकिया कृष्णा के कमरे में कैसे पहुंचा? पॉइंट 4, इंटरनेट राउटर का रहस्य। पोस्टमार्टम के हिसाब से मर्डर रात 1 बजे तक हो चुका था, लेकिन आरुषि के कमरे का राउटर रात 3:43 AM पर मैन्युअली बंद किया गया था। अगर कोई बाहरी इंसान खून करके चला गया था तो 3:43 पर राउटर किसने बंद किया? इसका सीधा इशारा पेरेंट्स की तरफ जाता है कि वो उस समय जाग रहे थे। लेकिन सोचिए, खून करने के बाद कोई भी इंसान इंटरनेट राउटर क्यों बंद करेगा? क्या नौकर सबूत मिटाने के लिए घंटों उसी घर में रुके हुए थे? या फिर क्या पेरेंट्स ने ही मर्डर के बाद किसी वजह से उसे बंद किया? और एक थ्योरी ये भी है कि क्या ये मुमकिन है कि राजेश रात में उठे हों, उन्हें नींद में सिर्फ राउटर की ब्लिंक करती लाइट दिखी हो और उन्होंने अंधेरे में ही उसे बंद कर दिया हो, बिल्कुल ये जाने बिना कि पास में ही उनकी बेटी बेजान है। क्या सीबीआई की टाइपिंग मिस्टेक वाली बात आपको सच लगती है, या ये असली कातिल को बचाने की कोई बहुत गहरी साजिश थी? दोनों ही तरफ सबूत भी है और बहुत सारे सवाल भी। कोई भी थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। इन दोनों थ्योरीज की बहस सुनने के बाद आपके हिसाब से असली कातिल कौन है? क्या वो पेरेंट्स थे, वो नौकर थे, या फिर कोई तीसरा इंसान जो आज तक पुलिस की नजरों से बच गया? मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। और ऐसी ही डीप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। वेलकम।